तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे वर्क पर एनर्जी को यूज करते हैं हम रोटेशन में। बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ये इक्वल होता है चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी में आपको रोटेशनल भी लेनी पड़ती है, बात है क्या? ठीक है ना। क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें हमारे पास एक पुली है जो कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब क्या किया गया, एक रस्सी को उसके ऊपर लपेट दिया गया है, समझ आ रहा है। और इस तरह से एक पत्थर लटका दिया है। अगर पत्थर को छोड़ेंगे तो पत्थर कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या वो पुली भी घूमेगी? सबको समझ आना है, रस्सी उसके ऊपर लपेटी गई है ढेर सारी। पत्थर बताने की जब ये ब्लॉक ए 10 मीटर नीचे गिर जाएगा उस समय पर है उसका ओमेगा कितना होगा। एक आपके पास हिंट होता है क्योंकि स्पीड पूछी गई है तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है। ट्राई करो एक बार। m की वैल्यू यहाँ पे आप 2 kg ले लो और रेडियस की वैल्यू 1 मीटर। क्या है? देखो, तो ये ब्लॉक 10 मीटर नीचे गया, है ना। मान लेते हैं इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है ओमेगा, आ जाएगी इसी तरह से। आपको क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। ग्रेविटी ने वर्क कितना किया होगा? ये इसका सेंटर ऑफ मास तो मूव किया नहीं है, इसका नीचे मूव किया है, तो पॉजिटिव वर्क होगा। कितना हो जाएगा? m, बोलो mgh होता है ना। तो इसका मास कितना है? 4m g इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आई की वैल्यू क्या होगी सॉलिड सिलेंडर के लिए? और वी और ओमेगा में क्या रिलेशन होगी? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, याद है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब जो रस्सी की स्पीड है जो कि v है वो इक्वल होना चाहिए सरकमफ्रेंस की स्पीड जो कि क्या होती है? r ओमेगा। अरे समझ आ रहा है?
अरे बोलो, आगे और भी क्वेश्चन है इसी पे बेस, तो डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? अब क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 4 × m दिया है 2 kg, 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4m, v स्क्वायर को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस हाफ आई एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से कट गया 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस m से कट गया 9/2, r की वैल्यू 1 पुट कर दी। फोर्टी बाई 3 रेडियन पर सेकेंड आंसर। समझ आ रहा है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्लिपिंग वाली कंडीशन समझ आई कि नहीं? नो स्लिपिंग के लिए जो लिखा है। यस। चलो बताओ नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, खुली, इसमें भी एक सॉलिड सिलेंडर है, मास 2 kg, रेडियस 1 मीटर। सेम क्वेश्चन है, ए जब 10 मीटर नीचे जाएगा तब ओमेगा कितना होगा? हाँ, सेम 2 kg, रेडियस 1 मीटर। हुआ कितना? 4√10, 2√10। सबसे पहले तो ये देखो, अगर ए नीचे जाएगा 10 मीटर तो बी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा 10 मीटर। ए की स्पीड नीचे v होगी तो क्या बी की भी स्पीड ऊपर v होगी? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे? ए नीचे आया तो इस पे पॉजिटिव वर्क हो गया 2/20 जी, और 10 मीटर। अरे समझ आ रहा है? बी ऊपर गया तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव 2m जी, 10 मीटर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ 5m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर
प्लस डिस्क के लिए सॉरी पुली के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो वी क्या होना चाहिए, आर ओमेगा। हमें ओमेगा निकालना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 mg इज इक्वल टू 5/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ आया? यहाँ से हो गया 5 6 7 8 यानी कि 4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होना चाहिए 30 mg। ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 30 m g बाय 4 m आर स्क्वायर। ₹75 आ रहा है, क्या रहा है? 5 रूट नहीं, अंडर रूट 75। कोई बात, मेथड समझ आ रहा है या नहीं? आपको टोटल वर्क डन लिख के टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है। कॉपी करो जल्दी से, उधर कोई डाउट है? आठ क्या ले लिया? अरे पिछले में 10 लिया था। मेथड सही था तो काफी हो गया। कॉपी, चलें आगे। तो यही चीजें वापस से आएंगी, टॉर्क भी आएगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन भी आएगा, पर उसके पहले हमें ये सब पढ़ना जरूरी है, जो कि इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना होता है, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन आप पढ़ चुके हो, प्योर रोटेशन भी आप पढ़ चुके हो। जो आपने नहीं पढ़ा है वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTRM, या इसे कहा जाता है रोलिंग मोशन। या तो पहले छाप सकते हो या पहले समझ सकते हो, क्या चाहते हो? समझ लेते हैं। तो पहला केस मैंने ड्रॉ किया है प्योर ट्रांसलेशन का। मान लो ये कोई डिस्क है जो कि इस तरह से रखी हुई है और उसका सेंटर ऑफ मास VCM से मूव कर रहा है। तो 4 पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, A, B, C और D। मैं जानना चाहता हूँ A, B, C और D की वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, पहले केस के लिए, प्योर ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए हर पॉइंट की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A के पास भी स्पीड इस तरफ VCM है, B के पास भी इस तरफ VCM है, C के पास भी इस तरफ VCM है और D के पास भी इस तरफ VCM है। दूसरा केस में ले रहा हूं प्योर रोटेशन का, यानी सेंटर ऑफ मास फिक्स है और पूरी चीज ओमेगा से घूम रही है। अब इस ओमेगा की वजह से A, B, C और D को कितनी कितनी स्पीड मिलेगी, ये मेरा सवाल है। आर ओमेगा, तो A को किधर मिल जाएगी, इस तरफ आर ओमेगा। B को किधर मिल जाएगी, इस तरफ आर ओमेगा। C को पीछे आर ओमेगा और D को ऊपर आर ओमेगा। तो जो CTRM मोशन बनता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, क्या वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है? यानी इस केस में क्या हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा होगा किसी स्पीड v से और उसके अबाउट पूरी ऑब्जेक्ट घूम रही होगी ओमेगा से। अब अगर मैं पूछूं कि A के पास नेट स्पीड जो आएगी वो किस तरफ आएगी, बोलो। राइट नहीं आएगी, राइट में ऐड हो जाए। क्या आप कह सकते हो v प्लस आर ओमेगा? B के लिए बोला जाए तो v इसके पास आगे आएगी, आर ओमेगा नीचे आएगी। C के लिए v यहाँ पे आएगी, आर ओमेगा पीछे आएगी। और D के लिए v यहाँ आएगी और आर ओमेगा ऊपर आएगी। तो इस तरह किसी भी CTRM के ऊपर लोकेटेड पॉइंट के लिए नेट स्पीड डिफाइन की जाती है या लिखी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि A इस समय किस तरफ चलता हुआ दिख रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? इन सब चीजों का आंसर बहुत राइट, B
बी हमको दिखेगा किसी एंगल पे चलते हुए। सी डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है, अगर वी बड़ा है तो आगे जाता हुआ दिखेगा, आर ओमेगा बड़ा है तो पीछे, और डी हमें कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखेगा। समझ आएगा नहीं? देख लो ऐसे पहले फटाफट। तो यही है हमारा बना लिया क्या? अब हमें पढ़ना होता है टाइप ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, तो क्योंकि अब आप समझ गए हो किसी भी पॉइंट की नेट स्पीड कैसे लिखते हैं, तो अब हम यहाँ पे 3 केस देखने वाले हैं, है ना। पहला केस में ये बता रहा हूँ कि मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसके सेंटर ऑफ मास की कोई स्पीड है v, और उसके बाद पूरी ऑब्जेक्ट घूम रही है किसी ओमेगा से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टाइप ऑफ मोशन डिसाइड करता है या डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पे हम, वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हो गया इस केस के लिए? पॉइंट सी, जो कि लोएस्ट पॉइंट है। मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखाया है ताकि हम डायग्राम बना सकें। एक्चुअली ये दोनों कांटेक्ट में है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड है वो रेस्ट पर है और रफ। तो केस ए बनता है अगर ये कहा जाए कि v ये बड़ा है आर ओमेगा से। v अगर बड़ा है आर ओमेगा से, तो अगर c पॉइंट के लिए मैं पूछूं और c, v नेट की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस आर ओमेगा। आपको c पॉइंट किस तरफ चलता हुआ दिखेगा? राइट की तरफ चलता हुआ दिखेगा v नेट से। अब ग्राउंड तो चल नहीं सकता, तो ग्राउंड को सी पॉइंट चलता हुआ दिखेगा। यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? रिलेटिव मोशन। और क्या स्लिपिंग होगी? हे भगवान, कॉमन सेंस बेटा, कॉमन सेंस। क्यों होगी तुम्हारा सवाल ये है? ये चीज रुकी हुई है, ऊपर रखी हुई चीज चल रही है, और तुम पूछ रहे हो कि स्लिपिंग क्यों होगी? स्लिपिंग नहीं होगा तो क्या होगा? स्लिप कैसे होता है आदमी? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या ग्राउंड कोई फ्रिक्शन लगाएगा?
किस तरफ लगाएगा? अरे समझ आ रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली चीज तो इसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग, नाम है इस कंडीशन का। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्यों कहते हैं। टी पॉइंट अगर फॉरवर्ड स्लिप होता हुआ दिख रहा है तो उसे कहा जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। इस केस के अंदर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो कैसे एक्ट कर रहा होता है? बैकवर्ड्स। तो फ्रिक्शन, अच्छा कौन सा फ्रिक्शन होगा अगर मैं ये भी पूछ लूं तो? किस टाइप का फ्रिक्शन होगा? तो आप सभी को पता है स्लिपिंग के केस में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में, अच्छा आगे चलते चलते इसकी स्पीड धीमी होगी या बढ़ेगी? कम होगी। तो क्या हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एनर्जी का क्या करता है? लॉस। तो हम यहाँ कह देंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड। एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पॉइंट बना के लिखी हैं ये मुझे किससे समझ आया? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लिप होता हुआ दिख रहा है तो मोशन कहा जाता है रोलिंग विथ स्लिपिंग। समझ आ रहा? ऑब्जेक्ट रोल हो रही है, रोल का मतलब तो क्या है? बस सीटीआर है, रोल हो रहा है और उसके साथ क्या हो रही है? स्लिपिंग हो रही है। तो इसे कह देंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। कोई दिक्कत? फटाफट लिखो। ओके, अगला केस लिख लो जो कि है केस बी। अगर v लेस देन हो जाए आर ओमेगा तो आप वी नेट को क्या लिखोगे? अब आप लिख सकते हो आर ओमेगा माइनस वी। तो उसको जो नेट स्पीड दिखेगी वो किस तरफ दिखेगी? लेफ्ट में। क्या इस केस में स्लिपिंग होगी? ऑब्वियस है ना। तो मैं इस बात पे आश्चर्य होता है कि बाकी लोग क्यों नहीं बोलते। मुझे बहुत होता है। जैसा भी तुमने आंसर दिया तुमको ऑब्वियस लगा कि नहीं लगा? फिर बाकी लोग नहीं बोलते तो मुझे कितना बेकार लगता होगा। समझ आ रहा है? अरे ऑब्वियस है ना यार, स्लिपिंग होगी। पीछे चलता हुआ दिख रहा है तो स्लिपिंग होगी। तो फिर क्या होगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा या नहीं करेगा? किधर एक्ट करेगा? राइट में एक्ट करेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी स्लिपिंग को क्या कहा जाएगा? बैकवर्ड स्लिपिंग। फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक। और वो कैसे लग रहा है? फॉरवर्ड। क्या एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो रोलिंग विद स्लिपिंग के दो केस है ना, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग।
कभी ऐसा देखा बैकवर्ड स्लिपिंग होते हुए? लाइफ तो रियल ही है, अपन सबके आर्टिफिशियल लाइफ कौन से सारे वर्ड्स में जा रही हो बहुत तेजी से। या ऐसा सोचो, वो मूवीज में दिखाते हैं एक ही जगह पे व्हील घुमाते हैं भयंकर बर्नआउट, उसमें व्हील खराब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लगने की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से व्हील आपके खराब हो जाएंगे, घिस जाता है ना पहिया, कार का देखा होगा। तो रियल लाइफ में या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है या बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है, कोई परफेक्ट हो पाना तो पॉसिबल है नहीं। हो गया। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जिसे हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में नहीं होता है, वो है अगर V इक्वल हो जाता है R ओमेगा के। अरे भाई, मैं वो पूछ ही नहीं रहा, तुम लोग क्या बता रहे हो? बॉडी हवा में कैसे पहुंच गई? हो ही नहीं सकता, मतलब थियोरेटिकली तो हो ही सकता है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं। हवा में लटका दो तो चल कैसे रही है फिर ऑब्जेक्ट? अच्छा, हवा में लटका दिया और चला भी लेके जा रहे हो, खुद ही चला रहे हो उसको। सो वो अपनी जगह पे स्टैग्नेंट रहेगी, स्टैंडिंग रहेगी अपनी जगह पे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सबसे नीचे वाला पॉइंट, यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर V इक्वल हो गया है R ओमेगा के, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि C पॉइंट के लिए V नेट की वैल्यू क्या हो गई होगी? V नेट हो गया है 0। तो क्या ये ऑब्जेक्ट रुकी रहेगी? सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड V है, तो ये तो नहीं रुका रहेगा। बाकी सबके पॉइंट के पास भी स्पीड है, वो भी नहीं रुके रहेंगे। बताओ, सी पॉइंट के लिए इस इंस्टेंट पे स्पीड 0 है, हमेशा थोड़ी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या होगा, बदलता रहेगा। अरे समझ आ रही है बात? पहिया तो आगे चलेगा ही ना। तो V इक्वल हो चुका है R ओमेगा के, यानी कि मैं ये कह सकता हूं द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट with respect to the contact surface, the contact surface। जब भी ऐसा होता है तो इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ आया? तो क्या ऐसे केस में कोई फ्रिक्शन लगेगा? वही पूछ रहा हूँ, उस पॉइंट पे लगेगा या नहीं लगेगा? तो कहाँ लगेगा? सर लगेगा, मतलब हमेशा नहीं लगेगा। सपोर्टिव फोर्स होगा, वो अपोजिंग फोर्स नहीं होगा फ्रिक्शन। पे लगेगा? कहाँ लगेगा? तो बोल रहे थे, अभी भी बोल रहा है वो, बोलने दो ना, वो कहना चाह रहा है कुछ। आप कह रहे हो सी पे नहीं लगेगा, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने मान लिया सी पे, कहाँ लगेगा? बराबर। तो यहां हम कह सकते हैं कि वी नेट ये हो गया क्या, 0। तो इस केस में नो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या बोला तुमने? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? किसी के साथ तो हो, किसके साथ है? हवा के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हवा चल रही होगी या हवा रुकी होगी, तब भी उसको फिर ये कहेंगे, मतलब हवा अगर रुकी मानते हो तो मॉलिक्यूल। अरे समझ आया कि नहीं?
अब इस केस में कोई फ्रिक्शन लग रहा है, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। तो क्या इसकी स्पीड कभी घटेगी? तो क्या रफ सरफेस पे जीवन भर चलता रहेगा? हाँ, यही तो अब एक बात है। हाँ, तो आधे लोगों को यही समझ नहीं आता कि जब नीचे वाले पॉइंट की स्पीड 0 है तो फिर ये पहिया आगे क्यों बढ़ रहा है। तो बात यह बेटा, अगर नीचे वाले पॉइंट की स्पीड आगे होती तो वो फिसलता आगे, नीचे वाले पॉइंट की स्पीड पीछे होती तो वो फिसलता पीछे। यहाँ नीचे वाले पॉइंट की स्पीड 0 है। अब ऐसा सोच के देखो, ये पेन दिख रहा है, इसको मैं क्या नीचे से पकड़ लूं तो क्या पेन आगे नहीं जा सकता? जा रहा है कि नहीं जा रहा? और जैसे ही आगे जाएगा ये पॉइंट अब उठ जाएगा और ये पॉइंट कोई दूसरा बन जाएगा। तो व्हील को जब आप रोल होते हुए देखते हो तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलता रहता है, लेकिन जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा उसके लिए v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा और हमेशा v नेट क्या आ जाएगा? 0। समझ आ रहा है? तो व्हील आगे बढ़ता है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि स्लिपिंग सिर्फ एक पॉइंट डिसाइड कर रहा है, जबकि व्हील का चलना या ना चलना सारे पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं। और बाकी सारे पॉइंट तो चलते हुए दिख ही रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली व्हील भी चलता हुआ दिखेगा। समझ आया? तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो क्या वो प्योर रोलिंग कर रही होगी? क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा तभी जरूरी है जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखी हुई है। प्योर रोलिंग की कंडीशन कई बच्चे याद रखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको ऐसे याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तभी और सिर्फ तभी आप कहोगे कि प्योर रोलिंग हो रही है। क्लियर हुआ? लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने? तो इसी केस को अब हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तो आगे लिख लो। ये मत लिखो, ये मैंने समझा दिया, यही तो है वो तीनों केस। प्योर रोलिंग मोशन, ये लिख लो। चलो, ग्राउंड के ऊपर अगर प्योर रोलिंग मोशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कंडीशन में, एक बार फिर से लिखूंगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट सरफेस। और आपको दे दिया गया है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या यही कंडीशन बन जाएगी? तो बनी जाएगी। तो अगर इस समय पे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, तो वो हो जाती है v प्लस आर ओमेगा या 2v। तो ये याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रही है ग्राउंड पर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड डबल होती है सेंटर ऑफ मास की स्पीड से। समझ आया? देख लो, द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट is double
the speed of center of mass for pure rolling on ground. तो तुम समझ गए हो प्योर रोलिंग कहते किसे हैं, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना है ओमेगा क्या होना चाहिए स्फीयर का ताकि वो प्योर रोलिंग कर सके एक प्लैंक के ऊपर। हमेशा रोलिंग ग्राउंड पे वैसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, समझ आ रहा है। मान लो ये हमारा स्फीयर है और यहाँ एक प्लैंक है जिसके ऊपर उसे रखा गया है। इसके सेंटर ऑफ मास को मैं स्पीड दे देता हूँ v और इसको मैं स्पीड दे देता हूँ 2v। अब आपको बताना है कि ओमेगा क्या होना चाहिए ताकि प्योर रोलिंग हो। क्या अभी भी ओमेगा को v बाय आर कह दोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। अब इसे करने का एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि आप फॉलो करोगे तो कभी गलती होगी नहीं। वो ये है कि आप इन्हें सेपरेट करके ड्रॉ करके देख लो फटाफट। मैं यहाँ स्फीयर को बना देता हूँ, देख लो बेटा पहले, फिर करना है ना। ये हो गया प्लैंक। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा दिखना चाहिए, रेस्ट। यही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो आपका पूरा फोकस किसके ऊपर है, सी के ऊपर। और आपको ये बताया गया कि इसके सेंटर ऑफ मास को आगे स्पीड दी गई है v। तो अब मुझे ओमेगा नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम कर लूंगा। और जैसे कि तुमने देखा ही होगा मैं हमेशा एक पैटर्न बना देता हूँ कि मैं यही अज्यूम करूंगा ताकि एग्जाम में मेन गलती ना हो। तो आप भी हमेशा ये अज्यूम कर लो कि ओमेगा जो आएगा वो इस तरह से क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब बताओ सी के पास क्या क्या स्पीड होगी, v आर ओमेगा। अगर सी को इस प्लैंक पे स्लिप नहीं करना है तो सी की नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए, अरे राम, ये जिस चीज पे रखा है वो खुद चल रही है कि नहीं चल रही, अरे तो इसकी भी स्पीड नेट क्या होनी चाहिए, 2v। और कहाँ होनी चाहिए, आगे की तरफ। तो मैं ये लिख सकता हूं कि v नेट जो कि आगे की तरफ क्या हो जाएगी, v माइनस आर ओमेगा। आगे की तरफ मानेंगे तो v बड़ा होगा ना, ये क्या हो जाना चाहिए 2v, v माइनस आर ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आपको मिली माइनस वी बाय आर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपने जो ओमेगा अज्यूम किया है वो उल्टा अज्यूम किया है, एक्चुअली उल्टा ओमेगा होना पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि द एंगुलर वेलोसिटी या द एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर इज v बाय आर। और क्लॉकवाइज मैंने माना था, क्या लिख दूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, या तो इस तरह से, समझ आ रहा है कि नहीं, या फिर ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो हमेशा कुछ अज्यूम करो और फिर नेक्स्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट
ओके दे दो क्वेश्चन, अभी मत लिखना क्वेश्चन, थोड़ा रुक के। ये क्या मतलब बेटा आउट ऑफ द स्क्रीन? एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अपने राइट हैंड को घुमाओगे तो थंब किधर आता है? आउट ऑफ द स्क्रीन, सबका मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन ही है, डॉट का मतलब भी आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सब में वही बताना है आपको ओमेगा। डायरेक्शन के साथ बताऊं। समझ आया? तो मैं अज्यूम करूंगा इस तरह से ओमेगा, तो नेट आगे बचेगा 4v माइनस आर ओमेगा, ये होना चाहिए v। तो ओमेगा यहाँ से डायरेक्टली आ गया 3v/r, और क्योंकि हमारा अजम्पशन सही है तो ये आ गया इनटू द प्लेन या फिर क्लॉकवाइज। सेकंड भी सेम आ रहा है, बढ़िया। क्या करेंगे सेकंड में, यही मानेंगे ओमेगा। इस बार नेट स्पीड किस तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट, तो ओमेगा आर बड़ा होगा कि नहीं, तो ओमेगा आर माइनस वी, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 2v, लेफ्ट में ना। तो ओमेगा आपको क्या मिल गया, 3v/r, और वही आ रहा है क्लॉकवाइज। सब लोग करो, ऐसे मत बोलो। इसमें क्या करेंगे, फिर से मानेंगे ऐसे ओमेगा, और मैं क्या कह दूंगा 3v माइनस ओमेगा आर, ये क्या होना चाहिए v, तो ओमेगा क्या मिल गया 2v/r, और सही आया है तो क्लॉकवाइज। बोलो अगला। तो हम क्या कह देंगे, इसमें प्योर रोलिंग हो सकती है क्या, थोड़ा भी घुमाए तो फिर नहीं। इस पे रह नहीं पाएगा, तो आप क्या कह दोगे, प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। मीनिंग समझ आ रहा है प्योर रोलिंग का? क्या हमेशा v इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग होती है? कुछ भी हो सकती है, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। पढ़े आगे। आगे लिखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफी कम लोगों को समझ आता है। मैं यहाँ पे दो केस बनाने वाला हूँ। तो मान लो कि हमारे पास एक रफ सरफेस है,
और सेंटर ऑफ मास को हमने स्पीड दे दी है v और एंगुलर स्पीड भी दे दी है ओमेगा और आपको दिया गया है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भले ये रफ सरफेस है पर क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्यों नहीं लग रहा होगा? अभी हमने देखा था, ऊपर ही तो लिखा था इस केस में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अब ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो रोल होती हुई नीचे आ रही है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ स्पीड होगी इस तरह से v, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आता है? ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। ये बोला जा रहा है कि द स्फीयर always performs pure rolling. The sphere always pure rolling. मतलब क्या है? जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी प्योर रोलिंग हो रही है और ये सरफेस आपको बताया गया है कि रफ है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन सिर्फ क्या है? v होना चाहिए आर ओमेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट होगी? क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट होगी? कॉमन चीज, सेंस वाली चीजों में मत अटका करो कम से कम। आपको समझ आ रहा है ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि होगा mg sin थीटा जो कि इसे एक्सिलरेट करेगा। तो हमने ये लिख लिया है कि प्योर रोलिंग के केस में, जैसे कि ये हमारा प्योर रोलिंग का केस है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नो फ्रिक्शन विल एक्ट, नो फ्रिक्शन एक्ट्स, इस केस के अंदर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो। इस केस में अगर बोला जाए तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि स्पीड लगातार क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, यानी ये v की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। मुझे बताओ क्या ओमेगा बढ़ रहा होगा? क्यों? मुझे बताइए इस ओ पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना आएगा? जो सेंटर है स्फीयर का उसके अबाउट mg का टॉर्क कितना आएगा? नहीं पेन वेन की जरूरत नहीं है, सब थ्योरेटिकल है, समझने का। मैंने इसलिए कहा कम लोगों को समझ आता है। mg का टॉर्क सेंटर ऑफ द स्फीयर के अबाउट कितना आएगा? 0, क्योंकि mg लगती है सेंटर पे और फोर्स अगर पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका टॉर्क कितना होता है? 0। तो mg का टॉर्क क्या हो गया? 0। नॉर्मल इंक्लाइन लगाएगा, उस नॉर्मल का टॉर्क कितना आएगा सेंटर के अबाउट? 0, क्योंकि वो भी सेंटर से ही पास होगा। क्या और कोई फोर्स है? नहीं। तो क्या कोई टॉर्क है? नहीं। तो क्या कोई अल्फा होगा? तो क्या ओमेगा बदल पाएगा? तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा v लगातार बढ़ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या v बराबर आर ओमेगा रह पाएगा? अब उन्होंने तो कहा है कि हमेशा प्योर रोलिंग हो रही है, रेडियस थोड़ी ना चेंज होगी, फालतू की बात है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा कह दिया है और v को बढ़ने से आप रोक नहीं सकते, तो आपको कोई तरीका चाहिए जिससे ओमेगा बढ़ सके। ओमेगा बढ़ने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए टॉर्क चाहिए और टॉर्क mg और नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो सरफेस क्या करेगा? एक फ्रिक्शन लगाएगा इस तरह से, फ्रिक्शन तो सरफेस पर ही लगता है। अगर ये यहाँ पे लगाता है फ्रिक्शन, अब मुझे बताओ इस केस के अंदर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी सेंटर के अबाउट? बता चुका हूँ ये सब मैं। टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? ओ के अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो कोई बात नहीं यार, ये तो अगला तुम लोग समझ रहे हो, बाकी किसी को नहीं दिख रही बेटा। इसके अबाउट इसका टॉर्क नहीं लिख पा रहे आप लोग। ये हो गया आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ आउट ऑफ द प्लेन,
टॉर्क हो गया बाहर। तुम्हें आश्चर्य होता है जैसे सिर्फ तुम बता पाए, बाकी कोई नहीं बता पा रहा। तुम्हें अजीब तो लग रहा होगा ना, ऐसे सोचो, मुझे लगता है ना। टॉर्क आया आउट ऑफ द प्लेन, तो अल्फा किधर आएगा? ये भी नहीं बोल पा रहे लोग, बहुत बढ़िया। ओमेगा किस तरफ है? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? कैसे? हाथ घुमा के देख पा रहे हो? ऐसे हम किधर आया? बाहर। यानी ओमेगा भी क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम है, तो ओमेगा क्या होगा? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती है। तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगा? ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो क्या अब प्योर रूलिंग मेंटेन हो सकती है? हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? क्या स्लिपिंग हो रही है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। पर क्या ऑब्जेक्ट स्टैटिक है? स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कह सकते, तो लोगों ने एक नया नाम दिया और उसे कहा रोलिंग फ्रिक्शन। इस केस के अंदर एक्ट करता है रोलिंग फ्रिक्शन। पर ये क्यों एक्ट किया? रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टू मेंटेन, वरना स्लिपिंग हो जाती ना, बी बढ़ जाता, ओमेगा नहीं बढ़ता। टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। वो लगा ताकि टॉर्क आए। अगर कोई और टॉर्क ले आता, हो सकता है उसको नहीं लगना पड़ता, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन उसने देखा कि कोई और टॉर्क नहीं ला रहा, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, तो वो लग गया। टॉर्क लाया, उससे अल्फा आया, उससे। अब अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट, तो वो सही है या गलत? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं लग सकता। कोई एक अच्छा सा स्टेटमेंट बोल सकते हो? सोच के बोलो, बोल सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी बदलने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी बॉडी जब भी एक्सेलरेट होगी या रिटार्ड होगी, बात समझ आ रही है, तभी तो वी बदलेगा, और तभी ओमेगा बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई और टॉर्क प्रोवाइड करने वाला नहीं है, तो ये काम कौन करता है? फ्रिक्शन। हमारे पहले केस के अंदर वी बदलने की कोई संभावना ही नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं थी, तो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं एक्ट किया। बात समझ आ रही? तो स्टेटमेंट हो जाता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नो फ्रिक्शन एक्ट। But if the object is accelerated or deaccelerated, rolling friction may act to maintain the condition of pure rolling. बात समझ आई? ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल होती है नीचे आ रही है, तो हमेशा ऊपर ही लगता है, क्योंकि क्लियरली हमने अभी देखा तो ओमेगा बढ़ाना है। अगर नीचे लगता तो ओमेगा क्या होने लग जाता? घटने लग जाता, उल्टा आ जाता ना। लिख लो फटाफट। अच्छा, इसे टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं। रूलिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू एन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? इसको एडजस्ट करेगा ताकि कंडीशन मेंटेन
डायग्राम बन गया सबका? हो गया? ठीक है, तो अगली क्लास में इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, और ऑब्वियसली तुम समझ तो गए होगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता होगा। फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्फीयर, है ना, ये सब आएगा।